हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि एक वैसा प्रेगनेंसी जो कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसीज होते हैं जो यूटेरस में होते हैं वहाँ ना होकर के किसी और जगह पे अगर होता है तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसीज होते हैं वो यूटेरस में इम्प्लांट होते हैं, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी होते हैं ये यूटेरस से हट करके किसी और भी जगह पे जा सकते हैं, जैसे कि ट्यूब में जा सकते हैं, सर्वाइकल रीजन में जा सकते हैं, एब्डोमेन में जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि ऐसा इनका क्या कॉज होता है, क्या इन महिलाओं के अंदर सिम्टम्स आती हैं या क्या हम डायग्नोसिस करें जिससे हमें पता चल सके कि महिला के अंदर एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें महिला की जान भी जाने का चांस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं हूँ डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो सारी महिलाओं में नहीं होता है, वो सिर्फ 1 से 2% ही महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बहुत ही रिस्क कंडीशन है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। पेशेंट हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में ही हॉस्पिटल जाता है क्योंकि अचानक वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग होता है तभी पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ जाता है और वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है कि क्या दिक्कत हो गई, कि बच्चे यूटेरस के अंदर है या नहीं है, या फिर ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो इसका जो सबसे मेन जो साइट होता है जो जहाँ पे इम्प्लांट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है ट्यूब, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब। सबसे जो मोस्ट कॉमन फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है वो होता है एम्प्यूला। 70% चांस होते हैं सिर्फ फ्लोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन होने का। जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का फ्लोपियन ट्यूब में, फिर वहाँ से वो नॉर्मल अपने जगह पे यूटेरस में आके इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो वहाँ नीचे नहीं आ पाते हैं और वो सीधे ट्यूब में ही जा करके चिपक जाते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाता है। सेकेंड, इसका जो मोस्ट कॉमन साइट होता है इम्प्लांटेशन होने के लिए वो होता है ओवरी। ओवरी के आसपास भी ये इम्प्लांटेशन हो सकता है, चाहे उसके साथ साथ ये एब्डोमिनल एरिया में भी इम्प्लांटेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका फीडबैक पीछे की तरफ, वो ओवम और स्पर्म जो फर्टिलाइज हुए हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं और पेरिटोनियम में चले जाते हैं, फिर वहाँ से एब्डोमिनल एरिया में इम्प्लांटेशन हो जाता है। यानी कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी यूटेरस के अंदर वो वहाँ ना होकर के सीधे एब्डोमेन में चला जाता है। अगर किसी महिला का पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो उस महिला के अंदर सबसे ज़्यादा चांस हो जाते हैं फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर वो महिला फिर से प्लान कर रही है प्रेग्नेंट होने के लिए तो उसके अंदर 10 से 15% चांस हो जाते हैं फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर किसी महिला का 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो उसके अंदर 30% तक चांस हो जाते हैं फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए। लेकिन अगर किसी महिला का एक बार भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हुआ है तो उसके अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं, जो कि 1 से 2% ही चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी असल में ये होता क्यों, इसका कॉज क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है महिला के अंदर कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने नॉर्मल जगह ना होकर के किसी और जगह पे जाकर के अटैचमेंट हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। महिला के अंदर पहले से ही अगर इम्प्लांटेशन होने से पहले ही अगर उसके अंदर इन्फेक्शंस है, जो कि पेल्विक का इन्फेक्शन होता है, अगर वो है तो उसमें 90% चांस होते हैं कि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करेगा। सेकेंड होता है कि बहुत सारे महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि 72 आवर्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स इमरजेंसी जो पिल्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई महिला अगर 1 से 2 बार यूज कर रही है तो एक्टोपिक होगा, लेकिन कोई महिला महीना में 4 बार 5 बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही है और वह बार बार कर रही है, तो ये एक रिस्क की तरफ लेके जाता है कि वहां से उस महिला के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होने का रिस्क हो सकता है। सेकंड इसमें है कि कोई महिला इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाया जैसे कि कॉपर टी होता है, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो कि स्पर्म को ओवम से फ्यूज नहीं होने देता है। अगर उस महिला के अंदर ये फेल हो जाए प्रोसेस
जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो यूज कर रही है, तो अगर वो सही तरह से काम नहीं करे, अगर वो फेल हो जाए, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइजेशन एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कॉज हो जाता है और वहाँ से वो इम्प्लांटेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ हो जाता है। वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किया जाता है उसमें ज़्यादा फेलियर्स का रिस्क नहीं होता है, लेकिन बाय द वे अगर 1 से 2% केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, और खास करके कि पेल्विक एरिया का ट्यूबरक्लोसिस है, इंडोमेट्रियम का ट्यूबरक्लोसिस है, तो उस केस में उस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि वो महिला एक्टोपिक प्रेगनेंसी करेगी। अगर किसी पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस है तो पहले कोशिश करे कि वो ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कराए, क्योंकि ये 9 महीना से साल भर का इसका अगर रूटीन दवा चलता है उस पर ये ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो कोशिश करे कि प्रेगनेंसी को प्लान करे अपना। नेक्स्ट इसमें है, अगर किसी महिला का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हुआ है पहले, तो उस महिला के अंदर भी रिस्क बहुत हो जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कॉज करेगी। नेक्स्ट इसका जो कॉज होता है वो होता है कि अगर किसी महिला के पेल्विक एरिया में अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उस सर्जरी के वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशंस होते हैं और उसके वजह से स्कार बनते हैं। जब स्कार बनते हैं उस पेशेंट के अंदर तो वो एरिया रफ हो जाता है और इन्फेक्शन और स्कार की वजह से उस महिला के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए किसी महिला का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, तो फिर इसमें दिक्कत की बात क्या है कि ऐसा क्या होता है कि महिला के अंदर वो दिक्कत होती है कि प्रेगनेंसी वो जो ट्यूब में है वो दिक्कत करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है वो यूट्राइन कैविटी में होता है, यानी कि यूटेरस में होता है। तो यूटेरस का जो नॉर्मल लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर तक वो इंक्रीज करता है, वो डिस्टेंड करता है, वो फैलता है। लेकिन जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब एक नैरो एरिया है और वहाँ पे प्रेगनेंसी जो होते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो एक लिमिट समय तक ही डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वहाँ पे ट्यूब या तो रप्चर हो जाते हैं, और जब ट्यूब रप्चर होता है तो उस कंडीशन में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है और बहुत सारी महिलाएं इस कंडीशन में डेथ भी कर जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा भी होता है जिसमें ट्यूब का रप्चर नहीं होता है, सिर्फ फीटस का डेथ हो जाता है। हालांकि जब प्रेगनेंसी होते हैं तो बहुत सारे लोग डायग्नोस उसका नहीं करा पाते हैं कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि 6 वीक से लेके 8 वीक के अंदर एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, एक बार गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, अपना रूटीन चेकअप करना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि जो प्रेगनेंसीज हैं वो नॉर्मल है या अपने एबनॉर्मल जगह पे वो इम्प्लांटेड है। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसीज होते हैं ये रप्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर ट्यूब के अंदर है, सिर्फ फ्लोपियन ट्यूब में अगर एम्प्यूलर साइड पे है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, अगर उसी जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया तो वो 6 वीक पे ये रप्चर होने का चांस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर वही प्रेगनेंसी इस्थमस है, यानी कि एम्प्यूला से थोड़ा सा और पीछे है, तो वहाँ पे एरिया बहुत नैरो होता है और ये 4 to 6 वीक पे ये भी रप्चर होने का चांस हो जाता है। तो इनकेस अगर किसी फीमेल का प्रेगनेंसी इस्थमस जंक्शन पे है, अगर वो रप्चर हो जाता है तो वहाँ से बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट वहाँ से शॉक में भी जाना स्टार्ट हो जाता है। दिक्कत की बात यह है कि 1 महीना के अंदर किसी फीमेल के अंदर ऐसा साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं कि वो बता सके कि उसका प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अचानक से एक सिम्टम्स आते हैं और जो सबसे मोस्ट कॉमन इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं पेन, पेल्विक पेन। और पेल्विक पेन भी एक साइडेड होता है, डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होते हैं वो यूटेरस के अंदर होते हैं और ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये हल्का साइड्स में होते हैं, जो हल्का लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है। तो पेन पेशेंट के अंदर एक नॉर्मल सरकमफ्रेंसेस से अलग आता है और सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो पेशेंट करती है वो पेन होता है। लेकिन पेन के साथ साथ फीमेल के अंदर एक वेजाइनल ब्लीडिंग भी होता है। अब बात यह है कि पेशेंट के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों होता है, तो जो बेबी ग्रो हो रहा था ट्यूब के अंदर, तो वो बेबी का रप्चर नहीं होता है, या तो रप्चर ट्यूब का होगा तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगा, या तो इंडोमेट्रियम का डीजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से रप्चर होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो बेबी है उसका फट जाता है या रप्चर हो जाता है उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो ट्यूब के अंदर जो बेबी ग्रो हो रहा था वो एक समय तक ग्रो करता है, लेकिन ट्यूब एक्सटेंड नहीं हो पाता, फैल नहीं पाता है, उसके वजह से बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आर्टरीज एंड वेसल्स है वो कंप्रेस होने लगते हैं और जैसे आर्टरीज एंड वेसल्स कंप्रेस होते हैं तो बेबी को ब्लड नहीं मिल पाता है और जैसे ब्लड नहीं मिलता है तो एससीजी का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे एससीजी का लेवल डिक्रीज होता है तो वो
रिस्पॉन्स करता है ओवरी को, और ओवरी रिस्पॉन्स करता है फिर एचसीएल को। एचसीएल जो रिस्पॉन्स करता है वो प्रोजेस्टेरॉन को, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपके इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो डिजेनरेट करना स्टार्ट करता है, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर। बहुत कुछ फीमेल के अंदर बहुत सारे सिंकोपल अटैक भी देखने को मिलता है, जैसे कि चक्कर आना, एक बैग सो के उठना या बैठ के अगर कोई फीमेल उठती है तो उसे चक्कर आता है, वो गिर भी जाती है। इन पेशेंट के अंदर बीपी हमेशा लो होता है, और इसके साथ साथ इन पेशेंट का कार्डियक आउटपुट अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर हेमोरेज हुआ किसी महिला का, ट्यूब का रप्चर हुआ और वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ, तो एक तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहा है हार्ट, और बीपी हमेशा लो है, यानी कि हार्ट अपने हद से ज़्यादा काम कर रहा है। तो उस पेशेंट के अंदर एक बैग ही उनका कार्डियक अटैक हो जाता है, और वह हार्ट फेल होने का भी रिस्क हो सकता है। हर महिला को 6 वीक से 8 वीक तक उसे एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। उसे एक अल्ट्रासाउंड करा कर देखना चाहिए कि उनका प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल जगह पे है या एबनॉर्मल जगह पे है, क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी एबनॉर्मल जगह पे है तो हम इसे मेडिकली ठीक कर सकते हैं, दवाइयाँ दे करके उस प्रेगनेंसी को, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसे हम ठीक कर सकते हैं, उस बेबी को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें डायग्नोसिस के लिए हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या एससीजी का जो टेस्ट आता है हम वो देख लेते हैं। एससीजी में अगर रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि बेबी का डेथ होने वाला है, बेबी वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है। नेक्स्ट इसमें है कि ट्रीटमेंट, हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो हमारे पास 2 टेक्निक है। एक मेडिकली टेक्निक है जिसमें हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और एक सर्जिकल टेक्निक है। मेडिकली टेक्निक में अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुआ है, नॉर्मल बेबी का डेथ हो गया है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में हम कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं फीमेल औरत को, और बाद में उस बेबी को हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इनकेस ट्यूब का रप्चर हो गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हम सर्जरी करते हैं, और बहुत सारे महिलाओं को ये भी सुझाव देते हैं, राय देते हैं कि वो उस ट्यूब को काट करके निकाल दिया जाए, क्योंकि जो ट्यूब एक बार फट जाता है तो फिर वहाँ इन्फ्लामेशन होते हैं, स्कार बनते हैं, और उसके वजह से फिर चांस बढ़ जाता है कि उस महिला के अंदर फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है इन फ्यूचर। तो इसीलिए हम उस महिला को राय देते हैं और सुझाव देते हैं कि वो ट्यूब को काट करके निकाल दे। लेकिन अगर ट्यूब नहीं फटा हुआ है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में ही हुआ है तो उस केस में हम अगर मेडिकली ट्रीट करते हैं, वहाँ पे वो ट्यूब फिर भी काम करता है, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 4 से 5% ही चांस होता है फिर से नेक्स्ट आने वाले जो प्रेगनेंसीज होंगे उसमें एक्टोपिक होगा। तो हर गर्भवती महिला जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं तो उन्हें कोशिश करना चाहिए 1 महीना से 2 महीना तक के अंदर में किसी बढ़िया गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, किसी बढ़िया ऑब्स्टेट्रिक्स के पास जाने के लिए, ताकि वो अपना एक बढ़िया सा इलाज कर पाए, अपने आने वाले फ्यूचर बच्चे का ध्यान रख पाए, ताकि उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं हो, न्यूरोलॉजिकल कोई डिफेक्ट नहीं हो। डॉक्टर के पास हमेशा जाना चाहिए ताकि उन्हें बढ़िया से वो देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, आपका रिस्क लेते हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी करवाने का जिम्मेवारी भी लेते हैं। तो होप गाइस यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको हेल्थ से किसी तरह का समस्या हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।